Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am your chemistry teacher, Professor Muhammad Asif Qureshi. Once again, we are together here at Superb Academy, Autobahn Road, Hyderabad, and the chemistry first year syllabus is still going on. Chapter number 2, 3 states of matter, and we people have been doing the solid state of matter. बेटा पिछला जो लेक्चर हमारा था उसमें हमने सॉलिड स्टेट को आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म पे छोड़ा था। आज का जो आपका टॉपिक है वो भी एक अहम तरीन टॉपिक है और इस टॉपिक में से भी काफ़ी सारे एमसीक्यूज अक्सर आते रहते हैं आपके एमडी कैट के पेपर में। सो कीप कंसंट्रेटिंग ऑन दैट लेक्चर। क्रिस्टल्स को हम क्लासिफाई करते हैं 4 मेन ग्रुप्स में, 4 मेन टाइप्स में बेटा। और ये जो क्लासिफिकेशन क्रिस्टल्स की मैं आपको बताने लगा हूँ ये है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट। सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट द क्रिस्टल्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, 4 ग्रुप्स। और वो 4 क्लासेस जो क्रिस्टल्स की ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड हम बनाते हैं उसमें पहला टाइप कहलाता है एटॉमिक क्रिस्टल या मेटालिक क्रिस्टल, दूसरे टाइप को कहते हैं आयोनिक क्रिस्टल्स, तीसरा टाइप क्रिस्टल्स का कोवेलेंट क्रिस्टल्स और चौथा टाइप मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। बेटा अगर पहले टाइप से डिस्कस शुरू करें हम अपना डिस्कशन, तो नाम से पता चलता है मेटालिक क्रिस्टल जब आप कहते हो तो डेफिनेटली मेटालिक क्रिस्टल कौन बनाएगा? मेटल्स बनाएंगे। जितने भी मेटल्स हैं उन तमाम मेटल्स के क्रिस्टल्स को आप मेटालिक क्रिस्टल्स कहोगे, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो निकल हो, चाहे वो कोबाल्ट हो, चाहे वो क्रोमियम हो, वगैरह वगैरह। सो तमाम मेटल्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो मेटालिक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। अब इन क्रिस्टल्स में होता क्या है? इन क्रिस्टल्स में एक एटम दूसरे के साथ, दूसरा एटम तीसरे के साथ जिस बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होता है वो बॉन्ड कहलाता है मेटालिक बॉन्ड। So metallic crystals are formed when the metal atoms are held together by means of a very strong metallic bond. अब मेटल्स में बेटा क्या होता है? आपने सुना है, पढ़ा है कि भाई मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी मेटल्स में क्यों आती है? क्योंकि एक एटम से दूसरे एटम में फ्री मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ वन एटम टू द वैलेंस शेल ऑफ अनदर एटम। सो इन द एटम्स ऑफ मेटल्स their valence electrons move freely from one atom to another। अब जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी फॉर्म वो जो ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड गैस। So in the atoms of metals, the valence electrons move freely from one atom to another, forming an electron cloud gas। अब जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता चला जाएगा वो अपने ऊपर पॉजिटिव आयन की तरह पॉजिटिव चार्ज लेता चला जाएगा। सो इन दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड गैस द पॉजिटिव आयंस आर बीइंग इमर्स्ड। मिसाल के तौर पे मैं अगर फिगर बना के थोड़ा सा आपको इलस्ट्रेट करूं, अब मिसाल के तौर पे अगर ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन इस बराबर वाले एटम को देगा तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब तक इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, लिहाजा हर वो एटम जो अपना इलेक्ट्रॉन अपने बराबर वाले एटम को देगा वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेता चला जाएगा। लिहाजा by the movement of electrons from one atom to another, the positive ions are being produced, and in those positive ions the electron cloud gas will be surrounding those positive ions। ये चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड गैस भरी हुई है और पॉजिटिव आयंस आपके जो है वो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड गैस में अंदर मौजूद होते हैं। बेटा अगर मेटालिक क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी में बात हो, सबसे पहली बात आम तौर पे आप देखो मेटल्स आपको हार्ड मिलेंगे, सख्त मिलेंगे। सो मेटालिक क्रिस्टल्स आर जनरली हार्ड। बीइंग हार्ड दे हैव हाई डेंसिटीज और हाई डेंसिटीज की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हाई। हार्डनेस है, डेंसिटी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट हाई। मेटल्स में अक्सर आपने देखा होगा कि लस्टर यानी शाइन भी होती है, चमक भी होती है। सो दे आर लस्ट्रस, दे आर शाइनी एज वेल। बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
और ये कंडक्शन की प्रॉपर्टी मेटल्स में क्यों आती है? ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स को आप वायर्स में इस्तेमाल करते हो, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनमें से तारें बनती हैं, वायर्स बनती हैं। दे आर ऑल्सो मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स इनमें से चादरें बनती हैं, शीट्स बनती हैं। आप अक्सर देखोगे हमारे घरों पे लोहे की खिड़कियां, दरवाजे, गेट वगैरह, ग्रिल्स वगैरह हम लोग बनवाते हैं, तो दे आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी मीन्स दे आर केपेबल ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू शीट्स, इनमें से चादरें बनती हैं। तो ये जनाब क्रिस्टल्स का पहला टाइप मुकम्मल हुआ, एटॉमिक क्रिस्टल्स। बेटा मूविंग अहेड, द सेकंड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स इज कॉल्ड आयोनिक क्रिस्टल्स। नाम से पता चलता है कि आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनिक कंपाउंड्स में पाए जाएंगे। और आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है कि भाई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने के बाद उनको आप कैटायंस और एनायंस कहोगे। कैटायंस और एनायंस के दरमियान एक बड़ी मजबूत सी कशिश वाली कुव्वत पैदा होगी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगी, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नतीजा बनता है कि आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। मिसाल के तौर पे कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड आपका आयोनिक कंपाउंड है, पोटेशियम ब्रोमाइड आपका आयोनिक कंपाउंड है, कॉपर सल्फेट आपका आयोनिक कंपाउंड है, वगैरह वगैरह। आयोनिक क्रिस्टल्स की अगर प्रॉपर्टीज पे बात हो तो बज़ाहिर आयोनिक क्रिस्टल्स आपको हार्ड नजर आएंगे, मगर थोड़ी सी चोट पड़ने पे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। सो दे आर हार्ड बट दे आर ऑल्सो ब्रिटल, टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, कमजोर होते हैं। दे पजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी हाई हैं क्योंकि आयोनिक बॉन्ड रिलेटिवली मजबूत बॉन्ड है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। सो आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स आपको कोवेलेंट कंपाउंड से आमतौर पे ज्यादा मिलेंगे। बेटा being ionic compounds they are polar in nature, so they are readily soluble in the polar solvents like water, पानी में आसानी से हल हो जाएंगे। वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इनमें से पास कराओगे बहुत जबरदस्त तरीके से बिजली पास होगी, मगर डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में नहीं। या तो इनको आप हीट करके मेल्ट कराओ, मोल्टन स्टेट में इनमें से करंट पास होगा, या फिर सॉल्यूशन बना के इनमें से आप करंट पास कराओ तो इनमें से करंट पास होगा। सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन द मोल्टन फॉर्म और इन द सॉल्यूशन फॉर्म। नेक्स्ट इज दे शो इनडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द क्रिस्टल्स। आयोनिक कंपाउंड्स के जो क्रिस्टल्स हैं वो इनडेफिनेटली मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ग्रो करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्रिएटेड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होती है कि क्रिस्टल हर डायरेक्शन में ग्रो करता चला जाता है। जब तक आप उस क्रिस्टल की ग्रोथ को चोट मार के तोड़ोगे नहीं, क्रिस्टल इनडेफिनेटली ग्रो करता चला जाता है। बेटा नेक्स्ट है कोवेलेंट क्रिस्टल्स, थर्ड टाइप ऑफ क्रिस्टल्स। एज द नेम इंप्लाइज they are being formed by the covalent compounds, और कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, इक्वल शेयरिंग करते हैं। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट क्रिस्टल्स की कुछ मिसालें दें तो डायमंड इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल, इसी तरह से ग्रेफाइट में आपको कोवेलेंट क्रिस्टल्स मिलेंगे, कार्बोरेंडम में आपको कोवेलेंट क्रिस्टल्स मिलेंगे। कार्बोरेंडम बेटा सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं, सिलिकॉन और कार्बन का ओर है। कोवेलेंट क्रिस्टल्स की अगर प्रॉपर्टीज पे बात हो तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स भी बाज़ाहिर आपको सख्त मिलेंगे, सख्त होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी आपको हाई मिलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस इनमें इनके हाई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की जिसकी वजह से किसी भी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसमें चमक पैदा हो। अब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? दो एंगल्स का रेशो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने की वजह से इनमें चमक बहुत ज्यादा होती है, शाइन बहुत ज्यादा होती है। डेंसिटीज बेटा कोवेलेंट क्रिस्टल्स की लो, नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट के भी, नॉन कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के भी। तो ये चंद प्रॉपर्टीज हो गई कोवेलेंट क्रिस्टल्स की। चौथा और आखिरी टाइप क्रिस्टल्स का बेटा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। नाम से ही पता चलता है कि अब यहाँ पर एटम्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, आयंस के दरमियान कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कनेक्शन होगा। और याद रखिएगा कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस इंटर आयोनिक फोर्सेस के मुकाबले में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा वीक होती हैं। सो इन मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जरिए मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होंगे, फिर वो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैन डर वाल्स फोर्स की सूरत में हो या हाइड्रोजन बॉन्ड की सूरत में हो। एग्जाम्पल आपको अगर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की दें तो आइस के जो क्रिस्टल्स हैं उनमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसी तरीके से आयोडीन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बल्कि वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी जो कि आयोडीन मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट किए हुए होंगी। ड्राई आइस सॉलिड CO2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा बल्कि वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगी जो कि CO2 के मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करती होंगी। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की अगर प्रॉपर्टीज पे बात हो बेटा जी, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी आपको ब्रिटल मिलेंगे, थोड़ा सा चोट पड़ेगी या हाथ से गिरे तो टूट फूट का शिकार हो जाएंगे, टूट फूट जाएंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट्स आपको आमतौर पे लो मिलेंगे। ये भी नॉन कंडक्टर्स हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये आज के लेक्चर का पहला टॉपिक था, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो जनाब अब अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं इसी सॉलिड स्टेट में। बेटा नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड स्टेट का जो अब हम करने जा रहे हैं डिस्कशन में वो है मेल्टिंग पॉइंट। बेटा आपने सॉलिड्स की जो दो मेन टाइप्स पढ़ी थी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स, उसमें आपको ये तो बहरहाल मैंने बता दिया था और आपको याद रखना है कि अमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प, डेफिनेट या फिक्स्ड नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हमारा फोकस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे होगा मेनली। मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर पॉइंट, वो दर्जे हरारत एट विच a solid substance just starts converting itself into liquid। वो दर्जे हरारत जहां पहुंचकर कोई भी सॉलिड अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू कर दे, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, सॉलिड का पहला जर्रा मेल्ट होना शुरू हो गया, आपका थर्मामीटर पे वो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। सो फर्स्ट सिंपल डेफिनेशन इज कि दैट टेम्परेचर पॉइंट एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस जस्ट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, इट्स इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। इसकी जो टेक्निकल या साइंटिफिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नंबर 2 है, सेकंड वन। अब इसमें क्या कहता है कि टेम्परेचर का वो पॉइंट, वो दर्जे हरारत जहां पहुंच के मादे की दो हालतें, कौन सी दो स्टेट्स, सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट, आपस में इक्विलिब्रियम में आ जाएं। यानी टेम्परेचर अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट पे मेंटेन रहा तो सॉलिड विल कीप ऑन कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू लिक्विड, मगर टेम्परेचर मामूली सा भी उस मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आया तो जितना सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा वो लिक्विड दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर पॉइंट व्हिच रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेजेस। बेटा सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स का दारोमदार दो बातों पर, we are going to discuss the factors affecting melting points। सबसे पहला फैक्टर जिस पे सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वो है impurities present। याद रखिएगा किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर impurities हुई तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कभी भी अपनी एक्चुअल या एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं आएगा बल्कि अपनी एग्जैक्ट या एक्चुअल वैल्यू से गिर जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका प्योर हुआ तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा अपनी शार्प फिक्स्ड वैल्यू शो करेगा। आपको याद दिलाता चलूं, इंटर केमिस्ट्री में 3rd चैप्टर हमने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसमें हमने बात की थी मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन्स प्रोसेस, और उसमें आपको बताया था कि भाई प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर प्योर है तो। मगर हमने जब उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटी ऐड की थी इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो आपको याद होगा मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 601 डिग्री तक आ चुका था। यानी बाय द एडिशन ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड वाज फाउंड टू बी डिक्रीज्ड अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो crystalline solids, if they are pure, they have sharp, fixed, definite melting points, but presence of impurities will cause a decline, a decrease in their melting points। इसका मतलब ये हुआ बेटा जी सिंपल सा कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्योर या इम्प्योर होने की परख उसके मेल्टिंग पॉइंट से की जा सकती है। मिसाल के तौर पे मैं चाइना डिश में थोड़ा थोड़ा सैंपल NaCl का आपको दे दूं
और मैं आपसे पूछूंगा बेटा जाओ जाके मालूम करके लाओ कि जो सैंपल मैंने NaCl का आपको दिया वो प्योर है या अनप्योर है। अब जिस बच्चे को सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री मिलेगा तो वो तो कहेगा कि सर जो मुझे सैंपल आपने दिया वो प्योर है। मगर जिन बच्चों को भी NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 नहीं मिला, उससे कुछ कम मिला, वो बच्चे कहेंगे सर जो नमक का सैंपल आपने हमें दिया वो इम्प्योर था। तो इम्प्योरिटीज की मौजूदगी किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को अपनी एक्चुअल वैल्यू से हमेशा गिरा देती है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ इम्प्योरिटी पे और अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट पे। बेटा दूसरा जो फैक्टर है जिस पे मेल्टिंग पॉइंट्स का दारोमदार है वो है प्रेशर। आम तौर पे आपको पता है कि प्रेशर अप्लाई करके पार्टिकल्स को और मजबूती से जोड़ा जा सकता है और करीब लाया जा सकता है। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट को भी आप इंक्रीज करा सकते हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन दी सॉलिड्स। सो आम तौर पे सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स प्रेशर बढ़ाने से बढ़ते हैं। मगर बेटा एक एक्सेप्शन है आइस की। आइस ऐसा सॉलिड है जो कि मेल्ट होने पर एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी बर्फ जब पिघलती है पानी बनता है तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय वॉल्यूम कम हो जाता है। ये एक मिसाल कुदरत वाले ने रखी है। हालांकि बाकी जितने भी सॉलिड्स हैं वो जब मेल्ट होते हैं तो उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लिक्विड में आते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, मगर सॉलिड आइस जो है वो जब मेल्ट होती है तो वॉल्यूम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर है आइस का और वाटर का बाकी दूसरे सॉलिड लिक्विड से, इसकी वजह से प्रेशर का इम्पैक्ट भी इस पे उल्टा, यानी इन केस ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि मेल्ट होने पे कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने की बजाय कम होगा, और प्रेशर घटाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये उल्टा बिहेवियर आइस शो कर रहा है। बाकी सॉलिड्स के मुकाबले में प्रेशर बढ़ाकर आप इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कराओगे, प्रेशर घटाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बाकी जितने भी सॉलिड्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट उनके बढ़ते हैं। तो ये जनाब आपका मेल्टिंग पॉइंट और उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स। एक छोटा सा टॉपिक आपकी किताब में लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब अगर इसकी मैं डेफिनेशन करता हूं तो मैं कहता हूं भाई हीट एनर्जी की वो मिकदार जो कि काम में आएगी, जरूरत में आएगी किसी भी सॉलिड के 1 ग्राम को, 1 ग्राम किसी भी सॉलिड का आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि भाई इस 1 ग्राम सॉलिड को जाके मेल्ट कराओ, मेल्ट करा के लिक्विड फॉर्म में लेकर आओ, तो वो हीट एनर्जी जो उस 1 ग्राम सॉलिड को मेल्ट करने के लिए आपको दरकार है चाहिए, वो हीट एनर्जी उस सॉलिड की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। अब देखो डेफिनेशन से ही आपको इसका मेजरिंग यूनिट पता चलता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, तवानाई की वो मिकदार जो इसकी जरूरत है टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड। तो एनर्जी आपकी ऊपर, मास आपका नीचे, तो ये यूनिट जो बना अगर सीजीएस सिस्टम में एनर्जी लोगे तो अर्ग्स में, अर्ग्स पर ग्राम, और अगर सिस्टम इंटरनेशनल में एनर्जी लोगे तो जूल में, और मास का यूनिट किलोग्राम हो जाता है बजाय ग्राम के। तो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का सीजीएस सिस्टम में यूनिट बनेगा अर्ग्स पर ग्राम, और ऐसा यूनिट में इसका बनेगा जूल पर किलोग्राम। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, जिसका मैंने डेफिनेशन से आपको यूनिट भी बता दिया। बेटा आपका अगला टॉपिक सॉलिड स्टेट का वो है यूनिट सेल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसी की बुनियाद पर फिर अगला आपका टॉपिक है जो कि आखिरी टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 2 का, वो है द क्रिस्टल सिस्टम। यूनिट मीन्स एक, सिंगल। सेल का कंसेप्ट आप बायोलॉजी में भी पढ़ते आए हो, और यहां पर भी वही कंसेप्ट आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हवाले से लोगे। यानी यूनिट सेल का मतलब हुआ एक सेल। बेटा यूनिट सेल वो बुनियादी ढांचा, किसी भी क्रिस्टल का वो बुनियादी ढांचा जिसमें पार्टिकल्स, फिर वो पार्टिकल्स एटम्स की सूरत में हो, पार्टिकल्स आयंस की सूरत में हो, या पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की सूरत में हो। 3 तरह के पार्टिकल्स सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ सॉलिड्स इंटरएटॉमिक फोर्सेस की वजह से बने हुए होते हैं, कुछ सॉलिड्स आयंस की वजह से आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स अभी आपने पढ़े। तो यूनिट सेल वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो बुनियादी ढांचा है किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, किसी भी क्रिस्टल का, जिसमें के एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है,
तरतीब है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क पर हुई हो, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर ये अरेंजमेंट हुई हो। आपका वो बुनियादी ढांचा जिसमें के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट 3 डायमेंशंस में हुई हो, उसको आप कहते हो यूनिट सेल। बेटा यहां पर x, y और z एक्सिस जो यूनिट सेल की 3 साइड्स हैं, इनको नाम दिया जाता है साइड ए, साइड बी, साइड सी। यानी x एक्सिस वाली साइड ए, y एक्सिस के ऊपर जो साइड है वो b और z एक्सिस के ऊपर जो साइड है वो c। तो यूनिट सेल की 3 साइड्स हो गई जिनके नाम हो गए साइड्स ए, बी एंड सी। और इन्हीं साइड्स के दरमियान जो 3 एंगल्स बनते हैं, ए और बी के दरमियान जो एंगल बनता है एंगल अल्फा, बी और सी के दरमियान जो एंगल बनता है एंगल बीटा, और सी और ए के दरमियान जो एंगल बनता है एंगल गामा। तो यूनिट सेल की 3 साइड्स ए, बी, सी और इन्हीं 3 साइड्स के दरमियान बनने वाले 3 एंगल्स जिनके नाम अल्फा, बीटा और गामा। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 साइड्स अगर छोटी बड़ी हो जाएं तो देखें ये वाला शेप इससे चेंज हो जाता है। साइड्स का लेंथ कम ज्यादा हो गई, इसका शेप इससे डिफरेंट लुक देगा। और अगर एंगल ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो भी शेप का फर्क आ जाता है। तो इसका मतलब यूनिट सेल का शेप ना सिर्फ इन साइड्स की लेंथ पे डिपेंड करेगा बल्कि इनके दरमियान बनने वाले एंगल्स पे भी डिपेंड करेगा। जैसे जैसे लेंथ कम ज्यादा होगी, जैसे जैसे एंगल कम ज्यादा होंगे, यूनिट सेल का शेप चेंज होता चला जाएगा। और यूनिट सेल का शेप चेंज होगा तो क्रिस्टल का शेप भी चेंज होता चला जाएगा। लिहाजा ये 3 साइड्स ए, बी, सी और इनके दरमियान बनने वाले 3 एंगल्स, इनको आप कहोगे सेल डायमेंशंस या सेल पैरामीटर्स। अब ये सेल डायमेंशंस ऊपर नीचे होंगी, ये सेल पैरामीटर्स ऊपर नीचे होंगे इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट सेल का शेप चेंज, यूनिट सेल का शेप चेंज तो उसमें से बनने वाला क्रिस्टल का शेप भी चेंज होता चला जाएगा। तो ये आपका यूनिट सेल एक छोटा सा टॉपिक है जिसकी बुनियाद पे अगला टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है द क्रिस्टल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेल के बाद एक और छोटी सी टर्म, एक छोटी सी डेफिनेशन आपकी किताब में लिखी हुई है, क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस। बेटा क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस को कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि किसी भी क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट हुई होती है 3 डायमेंशनल नेटवर्क पे। अब उन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को आप पॉइंट्स की सूरत में जब 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज करके लिखो तो वो जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का पॉइंट्स का बुना हुआ जाल जो आप बनाते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटाइस या स्पेस लैटाइस। इफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग अ क्रिस्टल, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो कि किसी भी क्रिस्टल को बनाते हैं, उनको आप पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करो उन्हीं जगहों पे जिन जगहों पे वो मौजूद हैं यूनिट सेल में, एक्स, वाई, जेड एक्सिस पे। तो ये जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है पॉइंट्स की सूरत में, इसको आप नाम देते हो स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस का। तो एक छोटा सा टर्म स्पेस लैटाइस या क्रिस्टल लैटाइस, ये आपका मेन टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, जिसका दारोमदार यूनिट सेल पर है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यूनिट सेल के जो 6 सेल डायमेंशंस हैं, 6 सेल पैरामीटर्स हैं, 3 साइड्स ए, बी, सी और 3 एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा, उनकी मेजरमेंट के फर्क आता है तो आपका यूनिट सेल का शेप चेंज होता है। यूनिट सेल का शेप चेंज होता है तो ओवरऑल क्रिस्टल का शेप चेंज होता है। तो बेटा यहाँ पर इंट्रोडक्शन इसकी मैंने यही लिखी है कि यूनिट सेल के डायमेंशंस में फर्क और यूनिट सेल के शेप्स में फर्क की बुनियाद पे आप क्रिस्टल्स को 7 क्रिस्टल टाइप में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखो इससे पहले जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें आपने नेचर ऑफ बॉन्ड की बुनियाद पे 4 क्रिस्टल के टाइप पढ़े। अब यहाँ आप यूनिट सेल के डायमेंशन के फर्क की बुनियाद पे आप इनको 7 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जिसमें से पहला टाइप है क्यूबिक सिस्टम। बेटा क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, तीनों साइड्स की मेजरमेंट आपको बराबर मिलेगी, ए, बी, सी तीनों का मेजरमेंट बराबर।
एंगल भी आपको तीनों बराबर मिलेंगे और तीनों का मेजरमेंट 90 डिग्री का होगा। जिन कंपाउंड्स में आपको यूनिट सेल क्यूबिक मिलेगा उसमें सोडियम क्लोराइड आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, सोडियम फ्लोराइड हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, डायमंड हो गया वगैरह वगैरह, ये सारे आपको क्यूबिक यूनिट सिस्टम में मिलेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल। बेटा दूसरा जो टाइप है क्रिस्टल सिस्टम है वो है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में दो साइड ए और बी बराबर, सी का मेजरमेंट इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, सी साइड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मेजरमेंट में इंक्रीज हो जाती है इसकी। अब साइड सी के बराबर बड़े हो जाने से एंगल आप देखोगे अल्फा बीटा गामा वही 90 डिग्री के। अब सिर्फ एक साइड बड़ी हो जाने से क्रिस्टल का शेप चेंज हो जाता है। जिन कंपाउंड्स में आपको टेट्रागोनल सिस्टम मिलेगा उसमें टिन ऑक्साइड व्हाइट कलर का कंपाउंड है, बेरियम सल्फेट टेट्राहाइड्रेट, इनके क्रिस्टल आपको टेट्रागोनल मिलेंगे। तीसरा, अब आप देखो पहले वाले में तीनों साइड बराबर, दूसरे वाले में एक साइड डिफरेंट, अब तीनों साइड डिफरेंट। ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, मगर एंगल तीनों अल्फा बीटा गामा बराबर और तीनों का मेजरमेंट 90 डिग्री। इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। और ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में आपको फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिलेगा, आपको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिलेगा, आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा KNO3। बेटा चौथा सिस्टम ट्राइगोनल या रोम्बोहीड्रल सिस्टम। इसमें फिर पहले वाला डायमेंशन आ गया, ए बराबर बी, बी बराबर सी, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, बट नॉट इक्वल टू 90। अब देखो तीनों एंगल बराबर तो हैं मगर 90 के बराबर नहीं है। एंगल्स का मेजरमेंट 90 डिग्री से आपको बड़ा मिलेगा और 120 डिग्री से कम मिलेगा, यानी तमाम के तमाम एंगल होंगे बराबर मगर 90 से ग्रेटर, 120 से लेसर। जिन कंपाउंड्स में आपको ट्राइगोनल या रोम्बोहीड्रल सिस्टम मिलेगा उसमें कैल्साइट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का पॉलीमॉर्फस फॉर्म है, पोटेशियम नाइट्रेट, एक बार फिर देख लो पोटेशियम नाइट्रेट आपको ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में भी मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट आपको ट्राइगोनल सिस्टम में भी मिल रहा है। एक ही कंपाउंड दो मुख्तलिफ शेप के क्रिस्टल बनाए तो ये भी पॉलीमॉर्फस हुआ। इसी तरीके से सिल्वर नाइट्रेट हो गया, इसी तरीके से आइस हो गया, तो ये तमाम के तमाम क्रिस्टल्स आपको ट्राइगोनल या रोम्बोहीड्रल शेप में मिलेंगे। पांचवा सिस्टम कहला रहा है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में फिर आपको दूसरा वाला डायमेंशन मिलेगा कि ए इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अब यहाँ पर अल्फा बीटा दोनों एंगल का मेजरमेंट 90 है मगर गामा का मेजरमेंट जो है वो 90 से बड़ा है जो कि 120 है। अब यहाँ पर आपको ग्रेफाइट का क्रिस्टल हेक्सागोनल मिलेगा, आपको क्वार्ट्ज सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल हेक्सागोनल मिलेंगे, आपको स्नोफ्लेक्स हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में मिलेंगे। मोनोक्लिनिक सिस्टम बेटा छठा, 6th वन। अब छठे नंबर पे आपको फिर तीसरा वाला रिपीटिशन नजर आएगा, ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, वही ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा और गामा का मेजरमेंट अब 90 है, बीटा का मेजरमेंट 90 से मुख्तलिफ है। जिन कंपाउंड्स में आपको मोनोक्लिनिक सिस्टम मिलेगा उनमें कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आ गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आ गया, केन शुगर आ गया, तो ये आपके क्रिस्टल मोनोक्लिनिक सिस्टम में। बेटा ट्राइक्लिनिक सिस्टम अगर आप देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है पहला वाला सिस्टम क्यूबिक सिस्टम, आप ट्राइक्लिनिक सिस्टम को क्यूबिक सिस्टम से कंपेयर करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली दोनों सिस्टम आपस में ऑपोजिट है। क्यूबिक सिस्टम में ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। क्यूबिक सिस्टम में अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा, गामा इज इक्वल टू 90। यहां पर कह रहा है ए अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90। सो एग्जैक्टली क्यूबिक सिस्टम और ट्राइक्लिनिक सिस्टम एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट रिवर्स प्रोसेस है। आपको वहां पे सोडियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड डायमंड मिले थे, यहाँ पे आपको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मिलेगा, आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलेगा। एक बार फिर आप देखो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के क्रिस्टल मोनोक्लिनिक सिस्टम में भी हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट आपको ट्राइक्लिनिक सिस्टम में भी मिल रहा है। इसका मतलब ये भी आपको पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहा है। तो बेटा जी सॉलिड स्टेट का आपका ये लास्ट टॉपिक था दी क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हमने कंप्लीट किया। इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा, द
एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर सिलेबस में, सबसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। टिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।